नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। बच्चों, अभी तक अपन पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका से जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर द्वारा लिखित है ये कहानी। इस कहानी में अब तक अपन ने पढ़ा कि जब महारानी विक्टोरिया आज़ादी के बाद में भारत, नेपाल और पाकिस्तान दौरे पर आ रही थी, तब अचानक एकाएक दिल्ली में स्थित जॉर्ज पंचम की मूर्ति से उनकी नाक जो है वो गायब हो जाती है। सारे हुक्मरान परेशान कि नाक होनी चाहिए या नहीं। तय किया जाता है कि नाक तो होनी ही चाहिए, नहीं तो रानी जब हिंदुस्तान दौरे पे आएगी तो अपनी नाक नहीं रहेगी। इस प्रकार से कोशिश की जाती है, कमेटी बनाई जाती है, समितियां बनाई जाती है अलग अलग। मूर्तिकार को बुलाया जाता है अंत में। फिर मूर्तिकार ने प्रश्न किया कि ये पता होना चाहिए कि मूर्ति कब कहाँ बनी और पत्थर कहाँ से लाया गया। सारे कमेटी के सदस्य फिर परेशान, लेकिन मूर्तिकार जो पैसे का लालची था उसने कहा कोई बात नहीं, आप परेशान ना होइए, मैं हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जाऊंगा और मूर्ति का पत्थर कहाँ से लाया गया वो पता कर लूँगा। मूर्तिकार पहाड़ी प्रदेशों में पत्थरों की खानों का दौरा करता है, लेकिन उसको कहीं से कोई पता नहीं चलता है कि मूर्ति का पत्थर जो है वो कहाँ से लाया गया था। अंत में सभापति तैश में आ जाता है कि हिंदुस्तानियों ने सारे विदेशी तौर तरीके अपना लिए, दिल दिमाग रहन सहन बाल डांस तक अपना लिया, तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा था। अचानक अपना एक दूसरी योजना बताता है कि इस योजना के द्वारा ये काम जो है वो हो सकता है। और मूर्तिकार बताता है, लेकिन ये बात अखबारों तक नहीं जानी चाहिए। उसने बताया कि अपने देश में बहुत सारे नेताओं की मूर्तियां हैं, अगर उन मूर्ति की कोई नाक जॉर्ज पंचम की नाक पर ठीक बैठे तो क्यों न लगा दी जाए। सारे कमेटी के सदस्य डरे हुए एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा, लेकिन उनके सामने दूसरा कोई और इसके अलावा और कोई कारण ही नहीं था इस परेशानी समस्या से निपटने के लिए। सभापति ने कहा ठीक है, लेकिन बड़ी होशियारी से। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। वह दिल्ली से मुंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कौवसी जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नापझोंक की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों की ओर के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल की आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा। उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सबकी बड़ी निकली।
अंततः वो सब जगह गया, हिंदुस्तान का दौरा किया, लेकिन उसने कारण बताया कि सब नेताओं की जो मूर्तियां हैं उनकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। इसका अर्थ है कि जॉर्ज पंचम की इज्जत के सामने उनकी इज्जत जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा बड़ी है। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। ये सोच कर वहाँ भी पहुँचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलवाया गया, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्मरानों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो रानी का स्वागत करने का मतलब यह तो अपनी नाक कटवाने वाली बात हुई। सब नेता परेशान थे कि अगर रानी आएगी सब कुछ ठीक है, लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक नहीं मिली तो अपनी नाक कट जाएगी। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने अपनी पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए। मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूँकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ भारतीयों में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ ही मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देख मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। बच्चों, अब मूर्तिकार ने एक नई योजना बनाई कि जब मूर्तियों के ऊपर की नाक सही नहीं बैठ रही है तो क्यों ना एक जिंदा नाक लगा ली जाए। सब नेता लोग परेशान थे। सभापति ने सबकी तरफ देखा, सब परेशान थे। तब मूर्तिकार ने कहा, ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं कर लूँगा, आप सिर्फ इजाज़त दीजिए। नेताओं में कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। यही इतना ही अखबारों में छाप दिया गया। नाक कहाँ से आई, किसकी है, उसके बारे में कुछ भी नहीं छपा। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारी तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। ये सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लगाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ
और मदद मांगी। वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक ख़ास दिन हर हालात में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबर छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं कोई उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र भी नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुद्ध के लिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है। आगे देखेंगे प्रश्नोत्तर। ओके।